हेलो गाइस, और क्या हाल चाल है। चलिए, मैं आदित्य मिश्रा। आज फिजिक्स की थर्ड क्लास है। इसमें अभी सेकंड क्लास में हमने आपको बताया है कि आवेश की परिभाषा, आवेश का मात्रक क्या है, किस प्रकार से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिस प्रकार से वस्तु आवेशित हो सकती है। अब आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास की टॉपिक है, वो हम आपको बताएंगे कि आवेश का मात्रक क्या है। ये SI पद्धति में हमने आपको बता दिया था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब CGS पद्धति में हम आपको बताएंगे। उसके बाद आगे हम बताएंगे आवेश के कुछ गुण हैं, उस गुण को बताएंगे। उसके बाद हम आज कूलाम्स लॉ भी पढ़ा देंगे। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो जब आप चैनल देखते हैं तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट इसका मिल सके। चलिए, तो क्लासेस शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे। तो आज की जो क्लास है, वो आज की क्लास हम आपको बताएंगे कि आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं। क्या बताएंगे हम आपको बताएंगे आवेश के मात्रक। ठीक है, SI पद्धति में हमने आपको बता दिया है आवेश के मात्रक क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए अब आवेश के मात्रक हमने आपको अभी मॉर्निंग में, अभी जो है फर्स्ट सेकंड वीडियो में हमने आपको बताया था, ये भी हमने आपको बता दिया था कि जो ये आवेश होता है, यानी एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, आवेश की संख्या कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। अब हम बात करते हैं CGS पद्धति में। किस पद्धति में? CGS पद्धति में। CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या होता है? देखिए, CGS सिस्टम में जो आवेश का मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट कूलाम कहते हैं, या इसी को हम फ्रैंकलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन कहते हैं, या इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ESU। 3 इसके हो सकते हैं CGS पद्धति में। एक आपका होता है ESU आपका होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसके बाद हम बात करते हैं, अगली हमारी जो होती है वो हमारी स्टेट कूलाम। इसी में CGS पद्धति में अगली जो यूनिट हमारी है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट कूलाम। क्या कहते हैं? स्टेट कूलाम कहते हैं। ठीक है, ये हमारी होती है अगली यूनिट, यानी CGS की ही दूसरी यूनिट। और तीसरी यूनिट की बात करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। क्या कहते हैं? यहाँ पे फ्रैंकलिन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितने कूलाम होते हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के यूनिट में जो कूलाम होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 1/3 × 10⁹ कूलम। इतने कूलाम होते हैं, यानी एक ESU में जो आपका होता है 1/3 × 10⁹ कूलाम होता है। या इसी को आप कह सकते हो कि एक कूलाम में, जिसमें एक कूलाम में कितने होते हैं? 10⁹ ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होते हैं? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितने कूलाम्स होते हैं? 1/3 × 10⁹ कूलाम होता है। ठीक है, ये CGS पद्धति में कूलाम का मात्रक है। आप इसको लिख लेंगे नोट्स बना करके, या उसी के आगे हम बात करते हैं। ये हमारा हो गया। देखिए दूसरा, अब ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इसी में नोट्स में आप लिख सकते हैं, वैद्युतचुंबकीय मात्रक जो होता है, ठीक है, यानी वैद्युतचुंबकीय मात्रक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? EMU कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करते हैं। अगर ESU है तो ESU क्या होता है? वो आवेश का मात्रक है, CGS पद्धति में है।
अगर वैद्युत चुंबकीय मात्रक की बात करते हैं तो वैद्युत चुंबकीय मात्रक को हम EMU से डिनोट करते हैं, और 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में 10 कूलॉम होते हैं। कितने होते हैं? 10 कूलॉम होते हैं। बात समझ में है कि नहीं? यानी अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एक EMU इज इक्वल कितने कूलॉम, तो 10 कूलॉम होते हैं। ध्यान से समझिए। ESU हमारा जो यूनिट होता है, ESU यूनिट जो है वो CGS पद्धति में होता है। किसका मात्रक होता है? ये आपका होता है वैद्युत आवेश का। किसका होता है? वैद्युत आवेश का होता है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है वो एक मात्रक होती है किसकी? CGS पद्धति में वैद्युत आवेश की मात्रक है। EMU हमारा जो होता है वो किसका मात्रक होता है? वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है CGS सिस्टम में। और एक EMU बराबर कितने कूलॉम के होते हैं? तो 10 कूलॉम के इक्वल होता है। और एक ESU कितने कूलॉम होते हैं? 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁹ कूलॉम होता है। और एक कूलॉम में कितने ESU होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट? तो आपका होता है 3 इंटू 10⁹ होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखिए आगे भी इसका बहुत मात्रक होते हैं, आगे उसको जब आएगा पढ़ाएंगे। अब आवेश के गुण की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आवेश के गुण की बात करते हैं। आवेश के गुण क्या क्या हैं? तो अभी जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वही चीज़ें आपको लिखनी है आवेश के गुण में। ठीक है, क्या? आवेश के गुण। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। किसकी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं। आवेशों के गुण आप लिख सकते हैं। किसकी हम बात करेंगे? प्रॉपर्टी। किसकी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात क्या है इसको समझिए। पहला इसमें पॉइंट करके लिखते जाइए। पहला आपका क्या है? आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक आपका पॉजिटिव आवेश होता है और एक आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, आवेश के गुण में पहले पॉइंट आप डालेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। समान प्रकृति के आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, और विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, यानी नेक्स्ट आप पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में। उसमें क्या है आपका? किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदल जाता है। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को जब आप आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान ऑटोमेटिक बदल जाएगा। द्रव्यमान क्यों बदलेगा? क्योंकि आपको जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कल ही पहली दूसरी क्लास में कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस वस्तु में क्या होता है? उस वस्तु में या तो इलेक्ट्रॉन कम होगा या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जब कम होगा और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उस वस्तु के मास में कुछ न कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना। अब आपको ये हम बताएंगे किसमें ज़्यादा होगा, यानी कब मास ज़्यादा होगा और कब मास कम होगा। अब देखिए उसी में, यानी पॉइंट नंबर 2 में ही आप एक करके लिखेंगे, वस्तु को ऋणावेशित करने पर, यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु को अगर आप ऋणावेशित कर देते हैं, वस्तु को ऋणावेशित करने पर वस्तु में बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। आप जानते हैं कोई वस्तु ऋणावेशित है, इसका मतलब बाहर से उसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया है? प्रवेश किया है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? जब कोई वस्तु ऋणावेशित होता है तब क्या होता है? आवेश यानी इलेक्ट्रॉन बाहर से उस वस्तु में जाते हैं, जिसके कारण उसके मास में बढ़ोतरी हो जाती है, मीन्स उसका मास बढ़ जाएगा। इसी में बी पॉइंट लिखेंगे दूसरे में ही पॉइंट डाल करके, जब कोई वस्तु धनात्मक होता है तब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हैं तब क्या होता है? उसमें द्रव्यमान की कमी आ जाती है। बात समझ में आई?
चलिए नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट सेकंड उसके बाद थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखिए, दो आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कॉमन सी बात है, दो अगर वस्तु आवेशित होंगे तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण काम करेगा, क्योंकि आवेश दो ही प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उसी में आगे, ध्यान से समझिए। यानी आप इतना समझ लिए इससे पॉइंट से कि दो वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण ही उनके आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा तभी ये कहा जा सकता है कि वस्तु आवेशित है, अदरवाइज वस्तु आवेशित नहीं है। पॉइंट नंबर थर्ड था। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। देखिए, आवेश का योगात्मक प्रकृति। योगात्मक प्रकृति देखिए क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए फिर हम बताते हैं। किसी वस्तु अथवा निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई एक वस्तु है, उस वस्तु पर आपने आवेश कर दिया, उस वस्तु को आपने आवेशित कर दिया, तब क्या होगा, उसमें जितना धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा उनका योग सदैव क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। कैसे? अगर एक वस्तु यहाँ पे है, एक वस्तु यहाँ पे है, इन दोनों वस्तुओं को आपने आवेशित किया तो जितना आवेश यहाँ पर होगा उतना ही आवेश यहाँ पर होगा, अर्थात प्लस और माइनस को जोड़ोगे और प्लस माइनस को जोड़ोगे तो दोनों बराबर होगा। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5, आवेश का संरक्षण। ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड है। देखिए, आवेश के संरक्षण की बात करते हैं तो आवेश का संरक्षण क्या होता है? किसी विलगित निकाय का निट आवेश नियत रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण कहते हैं। बात समझ में? अगर आपसे कोई पूछ लेता है आवेश का आवेश संरक्षण क्या है, तो किसी भी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। बात समझ में? एग्जाम्पल को आप समझिए। देखिए, जैसे हमने दो क्षण लिया, एक क्षण लिया, एक रेशम के टुकड़े को ले लिया। चलिए देखिए, जैसे हमने एक कांच का टुकड़ा लिया, यानी कांच का क्षण लिया, एक रेशम के टुकड़े को ले लिया, ठीक है। अभी इनको मैंने रब नहीं किया। क्या? मैंने अभी इनको रब नहीं किया, अगर इनको रगड़ा नहीं है, आवेशित नहीं किया है। जितना आवेश इसमें है उतना ही आवेश इसमें है, ठीक है। अब मैंने इनको रगड़ दिया। अब जब रगड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आएंगे, यानी आवेश का आदान प्रदान होगा। आवेश का आदान प्रदान होगा तो उस स्थिति में भी हम दोनों वस्तुओं के आवेश को जोड़ेंगे और यहाँ के आवेश को जोड़ेंगे तो दोनों आवेश आपस में बराबर ही होंगे कि नहीं होंगे? बात समझ में? रगड़ने से पहले आवेश जितना था, रगड़ने के बाद भी आवेश उतना ही। बात क्लियर हुई? जैसे एक यहाँ पे लोहे, यहाँ पे हमने क्या, एक कांच का क्षण लिया, एक यहाँ पे रेशम का टुकड़ा लिया, ठीक है। अब दोनों को हमने रब नहीं किया, दोनों को रगड़ा नहीं, ठीक है। तो दोनों के आवेश को जोड़ लेते हैं। दोनों में आवेश क्या है? शून्य है ना, जीरो है ना। अब रगड़ दिया हमने, अब रगड़ेंगे तब दोनों वस्तुओं के आवेश को जोड़ेंगे तो जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी जितना ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ये वस्तु नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो जैसे जब दोनों को फिर आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा ना। इसीलिए कहा गया है कि विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है, ठीक है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एक पॉजिट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। हमने दूसरा क्या लिया, पॉजिट्रॉन लिया। क्या ले लिया हमने? पॉजिट्रॉन ले लिया, ठीक है। क्या?
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक पॉजिट्रॉन ले लिया, दोनों को हम क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, दोनों के आवेश को जोड़ेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आवेश आएगा कि नहीं आएगा। चलिए जोड़ने यानी आवेश को जोड़ेंगे तो जीरो आवेश आया। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में मिला देते हैं, दोनों का रिएक्शन करा देते हैं। क्या करते हैं, दोनों का आपस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जब दोनों का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक फोटान निकलेगा। क्या निकलेगा, एक फोटान इधर निकल जाएगा और एक फोटान कहाँ निकलेगा, इधर निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान से इसको समझिए। एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, एक पॉजिट्रॉन लिया, दोनों में आवेश की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पर आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब अभिक्रिया से पहले नेट आवेश कितना है, शून्य है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य आएगा। अभिक्रिया के बाद की बात करते हैं, ये हमने अभिक्रिया रिएक्शन करा दिया, रिएक्शन के बाद क्या बना, रिएक्शन के बाद फोटान बन गया, यहाँ भी एक फोटान बन गया, फोटान दोनों फोटान पर कोई चार्ज नहीं होता। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया के पहले चार्ज की बात करते हैं। तो अभिक्रिया के पहले चार्ज कितना है, इसकी अभिक्रिया के पहले चार्ज की बात करते हैं, अभिक्रिया के पहले नेट चार्ज की बात करते हैं। तो नेट चार्ज यानी नेट आवेश कितना है, शून्य है ना। क्यों शून्य है, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, क्या आ गया, शून्य है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के बाद किसकी बात करते हैं, अभिक्रिया के बाद क्या है, नेट आवेश की बात करते हैं। तो अभिक्रिया के बाद नेट आवेश क्या है, शून्य है प्लस शून्य यानी शून्य। फोटान पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए दो फोटान प्राप्त हुए, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे, शून्य आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको फिगर में एग्जाम्पल करके आप आवेश संरक्षण जहाँ लिखे हैं उसी में ये पूरा आप क्या करेंगे, आप इसको उतार लेंगे, एक बार इसको देख लीजिए आप आराम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, रिएक्शन कराया हमने, दो फोटान निकल गए, अभिक्रिया के पहले नेट आवेश माइनस ये प्लस, यहाँ जोड़ेंगे जीरो आएगा। ठीक है, अभिक्रिया के बाद नेट आवेश, फोटान पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए जीरो आएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आप आवेश की क्वांटम प्रकृति की बात करते हैं या मूल आवेश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मूल आवेश की बात करते हैं या आवेश की क्वांटीकरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले मूल आवेश समझ लीजिए, फिर आवेश का क्वांटीकरण समझिए। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटीकरण सिद्धांत जो आपका होता है उसको सब बाद में समझिए, पहले मूल आवेश देखिए। कोई भी वस्तु है, कोई भी आवेशित वस्तु है, ठीक है, क्या कोई भी आवेशित वस्तु है, मूल आवेश क्या है पहले वो समझ लीजिए। कोई भी आवेशित वस्तु, किसी भी आवेशित वस्तु को, चाहे वो आवेशित वस्तु हो, चाहे वो आवेशित गोला हो, चाहे वो आवेशित जल की बूंद हो, कोई भी है, अगर आप उसको तोड़ना शुरू करेंगे, क्या करना शुरू करेंगे आप उसको तोड़ना शुरू करेंगे, तो उसको सबसे छोटे आवेश में जब तोड़ेंगे तो ई सबसे छोटा आवेश होगा। क्या होगा, ई सबसे छोटा आवेश होगा, इसीलिए ई आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल आवेश। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, आप लोग ये हमेशा याद रखिए, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन जब आपसे कहा जाएगा तो माइनस हमेशा पहले लगेगा। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जब बात कही जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस हमेशा पहले लगेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ा जाएगा, ये मूल आवेश होता है। जब भी आपसे कहा जाएगा मूल आवेश क्या है तो सिर्फ स्मॉल ई हमारा मूल आवेश होता है। यानी किसी भी आवेशित वस्तु को या किसी भी आवेशित गोले को या किसी भी आवेशित बूंद को जब आप
तोड़ना शुरू करते हैं, उसके छोटे छोटे आवेश में तोड़ना शुरू करेंगे, तो उसको जब तोड़ेंगे तो उसका सबसे छोटा जो पार्ट होगा वो हमेशा ई होगा। क्या होगा? उसका सबसे छोटा पार्ट ई होगा, जिस पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपका होता है। क्या होता है? 1.6 इंटू 10 आपका 19 कूलॉम होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो प्रोटॉन पर चार्ज है। ना ना, प्रोटॉन पर चार्ज ये नहीं होता। प्रोटॉन पर चार्ज यहाँ प्लस लगता है। कहाँ? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या? इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। सिर्फ मूल आवेश की बात करेंगे तो मूल आवेश हमारा क्या होगा? सिर्फ होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। बात समझ में आई? मूल आवेश क्या होता है? यानी किसी भी आवेशित वस्तु को, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, कोई भी आवेशित वस्तु को हो, जब उसको आप तोड़ना शुरू करेंगे तो हमेशा उसको जो सबसे छोटा उसका पार्ट होगा ई होगा। इसी को मूल आवेश कहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा मूल आवेश होता है। अब हम बात करते हैं क्वांटीकरण क्या होता है। क्या होता है? क्वांटीकरण क्या है, इसको समझिए। देखिए, क्वांटीकरण की जब बात करते हैं तो किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर, क्वांटीकरण आपका क्या होता है, सिद्धांत ये समझिए। किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान जो होगा, क्या होगा? आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज। अब पूर्ण गुणज क्या है? किसी भी आवेशित वस्तु को जब आप तोड़ना शुरू करेंगे तो आवेश कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। पॉइंट का मतलब ये है बटे में नहीं आएगा। जैसे मान के चलो किसी आवेशित वस्तु को तोड़ लिया, 1/2 ई आएगा। तो ये क्वांटीकरण सिद्धांत नहीं कहता। क्वांटीकरण सिद्धांत ये कहता है जब किसी भी आवेशित कण अथवा वस्तु को जब आप तोड़ना शुरू करते हैं तो उसको सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज में ही तोड़ेंगे, या आवेश देना शुरू करेंगे तो मूल आवेश के पूर्ण गुणज में ही आवेश देंगे। पूर्ण गुणज का मतलब जैसे ई हो गया, 2e हो गया, 3e हो गया, 4e हो गया, 5e हो गया, इस तरीके से आप देना शुरू करेंगे इसको, ना कि e/2, e/3, e/5, यानी बटे में, डिवाइड में नहीं होना चाहिए। आवेश पॉइंट में नहीं आप उसको दे सकते हैं। पूर्ण गुणज के आवेश, मूल आवेश के पूर्ण गुणज को पॉइंट में आप नहीं दे सकते। अगर आप दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटम का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी आवेशित वस्तु को, यानी किसी भी वस्तु को अगर आप आवेशित कर रहे हैं तो उसको सदैव मूल आवेश के गुणज में, पूर्ण गुणज में दीजिए। 4e दे सकते हैं, 10e दे सकते हैं, 12e दे सकते हैं, 15e दे सकते हैं, 20e दे सकते हैं, 100e दे सकते हैं, 1000e दे सकते हैं, लेकिन 25 पॉइंट नहीं, यानी पॉइंट में नहीं दे सकते। इसी को क्वांटीकरण कहते हैं। और क्वांटीकरण का एक सूत्र, फॉर्मूला जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? Q बराबर NE। क्या होता है? Q बराबर NE प्लस माइनस, और जहाँ n बराबर हमारा क्या होता है? 1 2 3 ... ये हमारा होता है। बात समझ में आएगी नहीं? यानी क्या, क्वांटीकरण की जब बात करते हैं तो क्वांटीकरण का फॉर्मूला जो होता है Q बराबर आपका होता है प्लस माइनस NE, जहाँ n बराबर 1 2 3 ... आपका होता है। ठीक है। माइनस भी आप दे सकते हैं, प्लस भी आप दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण गुणज में, इसलिए n की वैल्यू 1 2 3 दिया। ये आपका फॉर्मूला है, ये हमेशा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। Q बराबर प्लस माइनस NE। अभी आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। नेक्स्ट की हम जब बात करते हैं तो हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिख करके आप, अच्छा पहले कूलॉम्स लॉ बता देते हैं। कूलॉम्स
लॉ की बात कर लेते हैं। अच्छा, कूलॉम्स लॉ कल बताएंगे, आज इतना ही रहने दीजिए। आज आप लोगों को एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप हमको कल या आज सॉल्व करके जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे उसको आप भेजोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, नोट करिए आप। किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। ठीक है, चलिए लिख लिए। क्वेश्चन सेकंड लिखिए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। 75 पॉइंट यानी 75.0, छोड़िए, अच्छा इसको रहने दो, हटाओ इसको। बस यही एक क्वेश्चन लिख, अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, छोड़िए एक क्वेश्चन और लिखिए। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम धनावेश आ जाता है। ज्ञात कीजिए रेशम पर आवेश स्थानांतरित दूसरा, इसी पहला है तो रेशम पर आवेश, दूसरा ज्ञात करना है छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये आपको 2 क्वेश्चन बोला गया है। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमको अभी या कल जब भी आपको टाइम हो दीजिए। नहीं आता है तो भी आप उसमें लिख दीजिए कि नहीं आ रहा है, आप इसको बताइए तो हम बताते हैं। और थोड़ा से पढ़िए आप लोग, लॉकडाउन है तो घर पे ही पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप दीजिए। और जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है तब भी ठीक है, बताइए हाँ समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तब भी बताइए कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसे करिए, या मतलब ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, या इसको फिर से बताइए। तो मैं हो सकता है फिर आपको और अच्छी तरीके का मतलब फिर और बहुत सारे मैं फिर आपको बताएं, लेकिन जो पढ़िए ज़रूर, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो किताब बुक्स की हेल्प ले करके आप उसको पढ़िए, आपके बुक्स में मिलेगा। और जितना पढ़ाया गया उसको वीडियोस सुनिए और एक बार खुद से पढ़िए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो जब डालेंगे तो आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों में शेयर भी कर दो। चलो ठीक है, पढ़ाई करो।